बेसिकली चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बट कई बार कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इनसे रिलेटेड, जिसमें एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ती है प्लस कोई एक लीडिंग केस उसमें बताना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ कमेंट ऑन सर्टेन स्टेटमेंट्स, मान लो कोई लाइन दे देता है आपको पेपर में और बोलते हैं कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, तो उन केसेस में आप क्या लिखोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, एग्रीमेंट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपने कोई एग्रीमेंट किया है, वो फाइनल नहीं हुआ, इट इज़ स्टिल येट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अभी उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनना बाकी है। तो सीधी सी बात है, ऐसे केस में जब तक फाइनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है तब तक कोई लीगल रिलेशंस, लीगल बाउंडेशंस कुछ नहीं है, क्योंकि अगेन मैंने हमेशा बोले, जब तक फाइनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता तब तक आप रिवोक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। फाइनल कॉन्ट्रैक्ट बनते ही फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया, वेयर एन ऑफर एक्सेप्ट्स एन ऑफर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, या सब्जेक्ट टू फाइनल कॉन्ट्रैक्ट, या सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू बी प्रिपेयर्ड बाय सॉलिसिटर्स, मतलब अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा बनना बाकी है, अभी बना नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, तो तब तक जो मैटर है वो अभी भी नेगोशिएशन स्टेज पे है, और तब तक कोई डू नॉट इंटेंड टू लीगल रिलेशन वाला मतलब बेसिकली केस है। यानी कि जब तक फाइनल कॉन्ट्रैक्ट, अंटिल क्या लिखे, अंटिल अ फाइनल कॉन्ट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय देम, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे केस देखो, ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि ए एक फ्लैट बेचेगा बी को, लेकिन अभी वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरे तरीके से नहीं है, इट इज़ सब्जेक्ट टू प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अभी फाइनल कॉन्ट्रैक्ट बनना बाकी है। तो ए का जो सॉलिसिटर है वो डॉक्यूमेंट बनाता है और बी के सॉलिसिटर उसको अप्रूव कर भी देते हैं, लेकिन एंड मोमेंट पे बी डॉक्यूमेंट को साइन करने से इनकार कर देता है। तो क्या उस पर केस कर सकते हो आप कि तू कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट रहा है? नहीं, क्योंकि अभी वो सब्जेक्ट टू फाइनल कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं बना था। तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं बना सकता है, मैंने पहले भी बताया, रिवोकेशन हो सकता है। तो अभी भी वो देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, इट वाज हेल्ड दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आता है एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर। ये क्या है देखो, यूजुअली अगर कोई एग्रीमेंट होता है उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उसी टाइम एग्री आपको करनी होती है। अगर आप एग्री कर लेते हो तो आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो ऑफर को, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो कि यार अभी हम एग्री नहीं कर रहे, इस चीज़ पे हम फ्यूचर में एग्री करेंगे, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि अब तुमने एग्री ही नहीं किया तो किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट भाई। यानी कि एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज अनलेस सारे टर्म्स एग्री नहीं है वो बाइंडिंग नहीं है। इसलिए ये लाइन क्या लिखी है, अ कॉन्ट्रैक्ट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कि हम फ्यूचर में किसी कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अभी के लिए तो नहीं है। तो इसमें फोले का एक केस आता है, फोले वर्सेस क्लासिक कोचेस लिमिटेड। इस केस में क्या होता है, ए जो है एक मान लो एक लैंड का टुकड़ा बेचता है किसी मोटर कंपनी को। अब मोटर कंपनी को बेच रहा है, ठीक है, एग्रीमेंट उन्होंने किया, ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट में एक चीज़ लिखी थी कि ये जो मोटर कंपनी है इसको जब भी पेट्रोल की ज़रूरत होगी तो ये हमारे फ्यूल स्टेशन से आके वो एक प्राइस पे लेके जाएगी, एक क्वांटिटी पर्टिकुलर जितनी भी उसको चाहिए होगा वो हमारे गैस स्टेशन से बेसिकली लेके जाएगी पेट्रोल, मतलब खरीदेगी पेट्रोल। तो ये एग्रीमेंट ठीक है, उन्होंने एग्री करना था कि जो प्राइस जिस पे वो पेट्रोल खरीदेगा वो प्राइस एग्री कर लेंगे। ये उन्होंने डिसाइड किया था कि ठीक है, जो भी प्राइस ठीक लगेगा उस पे हम एग्री कर लेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो यहाँ लिखा है कंपनी वुड बाय, क्या लिखा है, कंपनी वुड बाय पेट्रोल रिक्वायर्ड फॉर देयर व्हीकल्स फ्रॉम ए एट अ प्राइस टू बी एग्रीड बाय पार्टीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। कि हाँ, अगर हम खुद मिलके डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आर्बिट्रेशन के थ्रू, इसे बोलते हैं आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दिया कॉन्ट्रैक्ट में कि ठीक है, जो भी आर्बिट्रेशन के थ्रू, यानी कुछ भी आर्बिट्रेरी एक जो भी रीजनेबल लगेगा कि हाँ इतना यार जायज़, मतलब बेसिकली आर्बिट्रेशन का ये मतलब है कि कुछ भी जायज़, मेरी उस पर मत जाना प्लीज़ जायज़ प्राइस और जायज़ क्वांटिटी, यानी जितनी भी क्वांटिटी सही लगेगी, जायज़ लगेगी, जितना भी प्राइस ठीक लगेगा, जायज़ लगेगा, उतना हम खरीद लेंगे। ये उन्होंने डिसाइड किया। लेकिन अगेन था तो यही ना कि प्राइस फ्यूचर में डिसाइड होगा, अभी हम नहीं कर रहे डिसाइड। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? आप अभी तक की नॉलेज में बोलोगे नहीं वैलिड, ठीक है, मैं गलत भी नहीं आपको बता रहा, लेकिन सॉरी टू से आप गलत हो। अभी तक आपको जितनी नॉलेज मैंने दी वो ये थी कि अगर एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर है वो वैलिड नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान रखो,
यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं कि जो अभी एग्री करना था वो हमने नहीं किया, लेकिन कुछ यहाँ पे तीन चीज़ें आती है। देखो, या तो जो चीज़ है जो आपको अभी एग्री करनी है वो वैसे ही फिक्स्ड है, मतलब पूरी दुनिया में फिक्स्ड ही है, या गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, या लॉ ने फिक्स कर रखी है, तो डिसाइड करने की वैसी ज़रूरत नहीं है। या डिसाइड तुमने अभी मिल के कर लिया है, वो अलग चीज़ है। या तुमने कोई मशीन ऐसी सेटअप, मतलब एक पूरा एक क्राइटेरिया, खुद मशीनरी, एक सेटअप, कुछ भी बोल लो, क्राइटेरिया, मशीनरी, सेटअप, कुछ भी बोल लो, वो बना लिया है जिसके थ्रू तुम वो चीज़ का डिसीजन लोगे फ्यूचर में। यही बात कर रहे हैं ना, एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर। तो वो कैसे एग्री करोगे, उसका मशीनरी, उसका क्राइटेरिया, उसका सेटअप तुमने आज ही डिसाइड कर लिया है। तो अगर ऐसा कर लिया है तुमने कि हाँ अभी या तो फिक्स्ड ही है, या फिक्स कर लिया है अभी, या कोई सेटअप क्राइटेरिया अभी फिक्स कर लिया है, तो वो बाइंडिंग है। तो वो बाइंडिंग है, चाहे वो फ्यूचर के लिए, मतलब तुम एग्री फ्यूचर में ही करोगे, लेकिन जिस बेसिस पे एग्री करोगे वो तुमने आज ही अगर डिसाइड कर लिया, तो ये वो वैलिड है, कंप्लीटली वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है। वैसे तो यूजुअली जो मैंने बताया कि वो वैलिड नहीं होता, ये वो वाली लाइंस हैं कि इट इज़ इनडिस्प्यूटेबल दैट अनलेस सारी मटेरियल टर्म्स आर एग्रीड देयर इज नो बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, सीधी लाइन दे रखी है, एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट इफ पहली चीज, या तो कोई टर्म्स जो है सेटल ही नहीं है, या फिर इम्प्लाइड बाय लॉ भी नहीं है, यानी फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट या फिक्स्ड बाय लॉ कुछ भी, या फिर डॉक्यूमेंट जो तुमने अभी बनाए हैं कंटेन्स नो मशीनरी फॉर असर्टेनिंग इट, मतलब कोई क्राइटेरिया, कुछ बेसिस, सेटअप, मशीनरी, कुछ वो भी अभी तुमने नहीं किया। अगर कुछ भी नहीं किया ना, फिर तो वो वैलिड नहीं है। लेकिन अगर इन तीनों में से कुछ किया है तो वैलिड है। जैसे यहाँ पे हुआ इस केस में, कि जो मैंने अभी केस बताया उसमें क्या हुआ था कि प्राइस एग्री वो नहीं कर पाए, मतलब प्राइस वो एग्री नहीं कर पाए, और एक टाइम ऐसा आया कि जब वो मोटर कंपनी ने उससे पेट्रोल नहीं खरीदा, तो उसने उस पर केस कर दिया। तो अब क्या होगा उस केस का रिजल्ट? उस केस का रिजल्ट ये हुआ, कोर्ट ने ये बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग था, इट वॉज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इन्होंने एक मशीनरी सेटअप की थी, एक क्राइटेरिया, एक बेसिस सेटअप किया था जिसके थ्रू वो प्राइस फ्यूचर में डिसाइड करते। तो चाहे ये एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर था, फिर भी क्योंकि वो क्राइटेरिया अभी इन्होंने डिसाइड कर लिया था, इसलिए ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट था। और मशीनरी क्या थी कि हाँ वी विल बाय पेट्रोल एट रीजनेबल क्वांटिटी एट रीजनेबल प्राइस, बेसिकली इन केस ऑफ डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, यानी कि आर्बिट्रेशन क्लॉज जो था वो चाहे था, लेकिन एटलीस्ट उस क्लॉज की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, कि चाहे फ्यूचर में एग्री करेंगे लेकिन एटलीस्ट जिस बेसिस पे एग्री करेंगे वो तो अभी एग्री कर लिया। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, एक दो बार इसको समझो, क्योंकि क्योंकि मेरे को पता है कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं उस हिसाब से समझा रहा हूँ। पहली बार शायद जो ये ऐसे वर्ड्स समझे वो घूम ही जाए पूरा, भाई क्या है ये, था एग्री था, फ्यूचर में था नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। एक दो बार समझोगे बट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मैंने अपनी तरफ से पूरा वो क्लियर कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दो कमेंट्स जो स्टेटमेंट्स थी वो होगी, एक तीसरी एक और है, इसके बाद चैप्टर खत्म है। क्या है वो देखो, ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, आपको शायद याद हो। एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच स्टिक इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि यूजुअली बच्चे क्या सोचेंगे कि एक्सेप्टेंस जब मिलता है ऑफर को, तो ऑफर कंप्लीट हो जाता है और मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जिस तरीके से मैच स्टिक वाला जो गन पाउडर को पूरा वो खत्म कर देती है। खत्म करना और कॉन्ट्रैक्ट कैसे सेम हो सकता है, खुद सोचो। यहाँ पे वो ये बताना चाह रहा है कि जिस तरीके से मैच स्टिक गन पाउडर वाले उसमें ट्रेन पे डालोगे, तो वो जो चीज़ होगी वो क्या होगी, कैन नॉट बी अनडन, कांट बी अनडन, मतलब बेसिकली इरिवर्सिबल चीज़ हो जाएगी। इसी तरीके से एक्सेप्टेंस जब एक ऑफर को मिल जाती है तो वो भी अनडन नहीं हो सकती, वो भी आप इरिवर्सिबल है वो, उसको आप वापस नहीं ले सकते। एक बार एक्सेप्टेंस पहुंच गया तो वापस नहीं ले सकते। हाँ मैंने ये बताया है कि रिवोक कर सकते हो एक्सेप्टेंस, लेकिन तब तक जब तक वो उस तक पहुंचा नहीं है एक्सेप्टेंस वाला। एक्सेप्टेंस उस तक पहुंच गई, एक्सेप्ट हो गया, तो फिर नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुके, फिर नहीं आप कर सकते। तो यहाँ देखो, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर what a lighted matchstick is to train of gunpowder, it produces something which cannot be recalled or undone, मतलब आप दोबारा नहीं सोच सकते फिर कि हाँ क्या पाउडर। आगे देखो एक लाइन, ये पहले भी मैंने बताई थी, बट द पाउडर मे हैव लेड until it has become dumb, or the man who laid the train may remove it before the match is applied।
हो सकता है जब तक तीली फेंकी, जब तक वहाँ पहुँची तब तक गन पाउडर ही हटा दिया। समझ रहे हो कि जब तक एक्सेप्टेंस फेंका तब तक ऑफर ही उस बंदे ने रिवोक कर लिया था, फिर वो हो गया वापस, फिर दिक्कत नहीं है। सो एन ऑफर मे लैप्स फॉर वांट टू एक्सेप्टेंस और बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस। ऐसा हो सकता है कि ऑफर जो है या तो लैप्स हो जाए या रिवोक हो जाए एक्सेप्टेंस से पहले ही। एक्सेप्टेंस कन्वर्ट्स ऑफर इनटू प्रॉमिस, देन इट इज़ टू लेट टू रिमूव। अगर एक बार एक्सेप्टेंस हो गई फिर वो प्रॉमिस है, फिर आप उससे पीछे नहीं हट सकते। दिस मीन्स एज सुन एज लाइटेड मैच इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ट्रेन ऑफ गन पाउडर, हट, the gunpowder explodes. When acceptance, which is compared to lighted match, comes in contact आएगा with train of gunpowder, it ripen into a contract in exactly the same way as an instantaneous explosion. भाई कि एकदम से उस टाइम जैसे ही एक्सेप्टेंस मिली ऑफर को, इंस्टेंटेनियसली कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। एक्सेप्टेंस हैज दस सेम इफेक्ट ऑफ टर्निंग ऑफर इनटू अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। जैसे ही वो माचिस पहुंचा, एक्सप्लोड हुआ, जैसे ही एक्सेप्टेंस पहुंचा ऑफर के पास, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। द लाइटेड मैच एनोलॉजी not only brings out the effect of acceptance of offer but also the circumstances in which the offer is terminated। ये लाइन, सेम लाइन मैंने पीछे एक्सप्लेन की थी जब मैंने आपको ऑफर के वो बताए थे कि कब कब वो ऑफर जो है टर्मिनेट हो सकता है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था रिवोकेशन के केस में हो सकता है, ऑफर लैप्स के केस में हो सकता है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के केस में हो सकता है, आगे और भी बहुत सारे केस थे अगर आपको याद हो। ठीक है, तो ये सारे केसेस अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे, अगर ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है, कम मार्क्स का आ रहा है तो बस ये जो एक्सप्लेनेशन है ये दे आना। बट अगेन लाइन इंपॉर्टेंट है, कई बार एक्सप्लेनेशन के लिए पूछ सकता है, पूछा जा चुका है, इसलिए अभी भी पूछ सकता है, तो अच्छे से करके जाना। ठीक है, मैंने आपको बताना मेरा काम था, वो मैंने आपको बता दिया। ओके, इसके बाद ये जो रिव्यू क्वेश्चंस है एक बार मैं ये भी डिस्कस करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट किसी उसमें, क्योंकि अगेन क्वेश्चंस ही एक्चुअल में आपको पूछते हैं। तो कई बार ये होता है बिजनेस लॉस में, यूजुअली कॉन्सेप्ट आता होता है लेकिन क्वेश्चन को देख के भूल जाता है बंदा कि क्या लिखना है इसमें, कितना लिखना है, वो लिमिट और वो कितना लिखना है, क्या लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जब ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, सुबह के टाइम दिखाऊंगा आपको, क्या टाइम है, उल्टा दिख रहा होगा वैसे, पता नहीं मुझे। इट्स 7:54 और मैं रात के 1 बजे से रात के 1 बजे से लेक्चर बना रहा था। एनी हाउ, छोड़ो उस बात को, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। मैं नेक्स्ट चैप्टर या इसके क्वेश्चन या जो भी रिविजन जो भी करना होगा देख लूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।